चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज का करंट अफेयर्स में हम चर्चा करेंगे बेहद अच्छे तरीके से, और आपको इसके सारे फैक्ट, स्टैटिक जीके, जो भी इसके दो चार महत्वपूर्ण बातें होंगी, सब पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आप इसको लिख लीजिए और डेली बेसिस पे लिखिए। डेली बेसिस पर लिखकर इसका अच्छे से चर्चा कर लीजिए। चलिए, आज के हम करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। बेहद महत्वपूर्ण, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है ना। ये कब से मनाया जा रहा है? तो यह मनाया जा रहा है 1989 से। 1989 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है ना। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाते हैं, है ना। और इस बार का इसका विश्व जनसंख्या दिवस की थीम क्या है? तो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम हम इसको याद रखेंगे। इस बार जो है इसका थीम काफी लंबा भी है ना। जनसंख्या दिवस का काफी लंबा थीम जो है इस बार आया है। थीम हम करते हैं 2022 की थीम। अगर हम बात करें 2022 की थीम की बात करें तो 2022 की थीम मतलब विषय, 2022 का विषय 8 बिलियन की दुनिया। इस बार 2022 में पूरी दुनिया की जनसंख्या लगभग 8 बिलियन हो जाएगी, मतलब 8 अरब हो जाएगी। 8 बिलियन, 8 बिलियन की दुनिया, 8 बिलियन की दुनिया इसमें और जुड़ा हुआ है। 8 बिलियन की दुनिया सभी के लिए एक लचीला, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए, अवसरों का दोहन और सभी के लिए, ये इसका थीम है। तो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम कब से मनाया जा रहा है? 11 तारीख को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास काउंसिल के द्वारा यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 11 जुलाई को किसने प्रसार भारती का नया लोगो लॉन्च किया? तो 11 जुलाई को, है ना, प्रसार भारती जो भारत का है ना, वो उसका नया लोगो लॉन्च कर दिया गया है। और ये लॉन्च किया है अपूर्व चंद्रा ने। किसने लॉन्च किया? अपूर्व चंद्रा ने। अपूर्व चंद्रा है कौन? अपूर्व चंद्रा जो है प्रसार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं। ये सूचना और प्रसारण सचिव हैं। सूचना और प्रसारण सचिव, सूचना और प्रसारण सचिव हैं अपूर्व चंद्रा। सूचना और प्रसारण सचिव हैं अपूर्व चंद्रा। तो एक तो प्रश्न हो जाएगा, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री की अगर बात करें तो मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नया लोगो प्रसार भारती का हो गया अपूर्व चंद्रा के द्वारा। ये अपूर्व चंद्रा सूचना और प्रसारण सचिव हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस ये कहें, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कहें, मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, है ना। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। चलिए अब अगर हम बात करें मलाला, ये मलाला कौन है? मलाला पाकिस्तान की सामाजिक कार्यकर्ता है। ये पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान की हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 1997 में हुआ था। 97 में 12 जुलाई को हुआ था। 12 जुलाई को हुआ था, इसीलिए 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब 12 जुलाई को ही मलाला दिवस क्यों मनाते हैं? तो 12 जुलाई 2013 को, 12 जुलाई 2013 को
है ना। संयुक्त राष्ट्र में इन्होंने भाषण दिया था, तो संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया था, और उसी भाषण के याद में, है ना, ये मलाला दिवस मनाया जाता है। तो ये एक बात हो जाएगी। अगर मलाला के बारे में बात करें तो मलाला को 2014 में नोबल शांति पुरस्कार दिया गया, है ना। इनकी एक यात्रा वृत्तांत है, मलाला की एक यात्रा वृत्तांत है, मलाला की यात्रा वृत्तांत का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। क्या है? वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड, है ना, वी आर डिस्प्लेस्ड है इनकी यात्रा वृत्तांत है। इन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है, ये याद रखेंगे। मलाला के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है, उन डॉक्यूमेंट्री का नाम है ही नेम्ड मी मलाला डॉक्यूमेंट्री। तो डॉक्यूमेंट्री बनी है ही नेम्ड मी मलाला, ही नेम्ड मी मलाला। तो इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, इनकी यात्रा वृत्तांत वी आर डिस्प्लेस्ड। तो इस तरीके से बहुत सारे अवार्ड भी मिले हुए हैं, और यह 2019 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सबसे कम उम्र की सबसे प्रसिद्ध, है ना, जो है नवज्योति के बारे में इनको डिनोट किया गया। तो 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा माई होम इंडिया द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए हैं। माई होम इंडिया द्वारा आयोजित हुआ था, क्या आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए हमारे रामनाथ कोविंद। तो ये आयोजन हुआ था नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। डी बिल्कुल सही जवाब है ना। अब अगर हम बात करें, एक युवा सम्मेलन था। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से 14वें राष्ट्रपति हैं? 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं, है ना। अभी भारत में 15वां चुनाव हुआ था राष्ट्रपति का 2016-17 में, और उसमें 14वें राष्ट्रपति चुने गए। इस बार अभी हाल ही में 17वां राष्ट्रपति चुनाव होगा। 17वां राष्ट्रपति चुनाव होगा, 17वां राष्ट्रपति चुनाव होगा, है ना, हाल ही में। अभी इसी महीने जुलाई में ही होगा, और 25 तारीख को हमारे नए राष्ट्रपति आ जाएंगे। तो 17वां राष्ट्रपति, 17वां नहीं होगा, 16वां राष्ट्रपति चुनाव, ये मिसप्रिंट हो गया, 16वां राष्ट्रपति चुनाव होगा। 16वां राष्ट्रपति चुनाव होगा। और एनडीए के उम्मीदवार कौन है? एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया था द्रौपदी मुर्मू को। द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है। विपक्षी उम्मीदवार कौन है? विपक्षी उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा विपक्षी उम्मीदवार है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति चुनाव अभी होने वाला है। 10-12 दिन में हमारे नए राष्ट्रपति आ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। हाल ही में जून 2022 में बेरोजगारी दर बढ़कर कितने % हो गई? तो जून 2022 में जो बेरोजगारी दर बढ़ी है, पिछले महीने की तुलना में इसमें बढ़ोतरी हो गई 0.5 की, लगभग 7.8, है ना। ये इतनी बेरोजगारी दर हो गई किसमें? जून 2022 के हाल ही में, है ना। और मई, हम बात करें मई 2022 में जो बेरोजगारी दर थी 7.3 थी, है ना। तो बेरोजगारी दर बढ़ी है, और इस बेरोजगारी दर के बढ़ने से 1.3 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए, बेरोजगार हुए हैं। 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 1.3 करोड़ लोग क्या हुए हैं? बेरोजगार हुए हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो बेरोजगारी दर जो है 7%, 8% हो गई भारत की। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो संयुक्त राष्ट्र ने भी 11 जो है
11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के अवसर पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। उसमें बताया है कि भारत जो है 2023 तक, कब तक, 2023 तक चीन को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। और 2022 में दुनिया की जनसंख्या जो होगी, दुनिया की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी, 8 बिलियन अरब हो जाएगी। अगर हम बात करें कि 2022 में चीन की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या क्या होगी, 2022 में अगर हम बात करें 2022 में, तो 2022 में चीन की जो जनसंख्या हो जाएगी 2022 के लास्ट तक, ये हो जाएगा 1.426 अरब, इतनी जनसंख्या हो जाएगी। और भारत की जो जनसंख्या होगी, ये हो जाएगी 1.412 अरब, बहुत कम अंतर रह जाएगा दोनों में। ये भारत 2022 के लास्ट में भारत की जनसंख्या और यह चीन की जनसंख्या है ना। 2023 में भारत जो है चीन को जनसंख्या के मामले में ओवरटेक करके दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, 2023 तक भारत जनसंख्या में चाइना को ओवरटेक करने वाला है। T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो 300 जो है T20 के इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने का जो अब रिकॉर्ड है वो हो गया भुवनेश्वर कुमार के नाम। भारत इंग्लैंड के बीच जो T20 श्रृंखला हो रही थी तो 502 डॉट बॉल इन्होंने फेंक दिया। टोटल इन्होंने डॉट बॉल जो फेंका है 502 डॉट बॉल इन्होंने फेंका, और इन्होंने जो है अपने नाम रिकॉर्ड कर लिया 500 डॉट बॉल फेंकने का, जो अब भुवनेश्वर कुमार के पास है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। अगर हम बात करें कि दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज के सैमुअल बद्री हैं। ये हैं सेकंड, और इन्होंने 383 डॉट बॉल फेंकी है, डॉट बॉल है ना। तीसरे नंबर की अगर बात करें, ये वेस्ट इंडीज के हैं। ये कहां के हैं? वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं सैमुअल बद्री। और तीसरे नंबर पर टीम सऊदी है, टीम सऊदी न्यूजीलैंड के, टीम सऊदी 368 जो है डॉट बॉल इन्होंने फेंका है। तो तीनों का नाम याद रखिए। जसप्रीत बुमराह सबसे ज्यादा T20 में डॉट बॉल फेंकने वाले खिलाड़ी। कौन सबसे ज्यादा T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया? तो सबसे ज्यादा T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाला खिलाड़ी अब बन गए हैं रोहित शर्मा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अभी जो T20 मैच हो रहा था भारत इंग्लैंड के बीच, पहले टेस्ट मैच हुआ, फिर T20 मैच हुआ। 3 T20 मैचों की श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीती है। 2 मैच भारत ने और 1 मैच इंग्लैंड ने जीत लिया। लास्ट तीसरा मैच इंग्लैंड ने जीता था। तो इस तरीके से रोहित शर्मा कुल 127 T20 मैच खेल लिए। 127 T20 मैच खेलकर पुरुष और महिला दोनों ही मामलों में 1 नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स, ये दोनों 126 T20 मैच इन्होंने खेला है और संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर है तो रोहित शर्मा सबसे ज्यादा T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड, और ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी, न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स, इन्होंने 126 T20 मैच खेले हैं। इन्हीं का रिकॉर्ड इनको तोड़कर आगे पहुंचे रोहित शर्मा। तो T20 में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले कप्तान रोहित शर्मा है, T20 के कप्तान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो यह जीता है चार्ल्स लेक्लर ने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता था। तो 2022 का जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो फार्मूला 1 रेस है इसमें इन्होंने जीत लिया है, यह याद रखेंगे। और दूसरे नंबर पर आए थे मैक्स वर्स्टापेन।
दूसरे नंबर पर मैक्स वर्स्टैपेन है, तीसरे नंबर पर लुइस हैमिल्टन है। तीसरे नंबर पर है लुइस हैमिल्टन। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स जीत लिया है फार्मूला 1 ड्राइवर चार्ल्स लेक्लर ने, है ना। और ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये भी याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी की अगर हम बात करें, याद रखिएगा, पूछा जाता है, यूरोपीय देश है, वियना है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना में ही है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, गुजराती में स्वाधीनता संग्राम ना 75 शूरवीरों, एक किताब लिखा गया है और भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसको समर्पित है। तो स्वाधीनता गुजराती भाषा में स्वाधीनता संग्राम ना शूरवीरों नामक पुस्तक किसने इसका उद्घाटन विमोचन किया? तो मीनाक्षी लेखी। और जो मीनाक्षी लेखी हैं भारत की संस्कृति राज्य मंत्री हैं। संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने, है ना, संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इस स्वाधीनता संग्राम ना 75 शूरवीरों का क्या किया है? पुस्तक का विमोचन किया है। इस बार भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा 15 अगस्त को। भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो जाएंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखेंगे, इस चीज को याद रखेंगे। मीनाक्षी लेखी, इन्होंने विमोचन किया इस पुस्तक का। हाल ही में आईफेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आईफेड के नए अध्यक्ष कौन बनेंगे, है ना? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, आईफेड। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अल्वारो लारिया। अल्वारो लारिया को बनाया गया है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया है। बिल्कुल सही जवाब है। इसके पहले ये किसका स्थान लेंगे? गिलबर्ट होंगवो को। लेकिन गिलबर्ट होंगवो किसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं? वो बना देंगे आईएलओ। तो यहां पे हम, आप लोग याद रखिएगा, आईएलओ के नए अध्यक्ष, आईएलओ के नए अध्यक्ष कौन होंगे? गिलबर्ट होंगवो। गिलबर्ट होंगवो आईएलओ के नए अध्यक्ष होंगे। आईएलओ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना हुई थी आईएलओ की, ये याद रखना है। मुख्यालय कहां है? जेनेवा में। जेनेवा में इसका मुख्यालय है, ये बात याद रखेंगे। तो अब पद खाली, तो इसलिए आईफेड का अब नया अध्यक्ष अल्वारो लारिया को बना दिया गया है, ये याद रखेंगे। अब देखें कि आईफेड के बारे में, ये आईफेड क्या है ना? आईफेड जो है क्या है? तो आईफेड के अगर हम बारे में बात करें, है ना, तो आईफेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहां है ना? IFAD, इसका हो जाएगा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। स्थापना कब हुई थी, है ना? तो इस संस्था की स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1977। 15 दिसंबर 1977 को ही। इसका मुख्यालय जो है रोम, इटली में है। रोम, इटली में है। फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, FAO का मुख्यालय भी रोम, इटली में ही है। और इसके अध्यक्ष अल्वारो लारिया बन गए हैं। तो यह बात ध्यान रखिएगा। अब अल्वारो लारिया स्थान लेंगे गिलबर्ट होंगवो का। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण बात है ये, और आपके परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया है। हमारा जो नया संसद भवन बन रहा है उसके छत के ऊपर नया प्रतीक जो है उसका अनावरण कर दिया गया, लगा दिया गया। उसकी ऊंचाई कितनी है पूछा जा रहा है। तो उसकी ऊंचाई जो है वो है 6.5 मीटर। 6.5 मीटर है जो नया संसद भवन बन रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। तो उसी के ऊपर एक लगभग जो है जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय प्रतीक, इसका वजन जो है, हम अगर बात करें वजन का, तो वजन है 9,500 केजी। 9,500 केजी है। ऊंचाई है 6.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये ध्यान रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आप लोगों के लिए, है ना? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। संसद भवन की छत पर इसको लगाया गया है ना? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। हाल ही में IAF, इंडियन एयरफोर्स द्वारा
एआई सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहां लॉन्च किया गया है? तो एआई सेंटर इंडियन एयरफोर्स द्वारा लॉन्च किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली इज द राइट आंसर। एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक सेंटर किया गया है, एक्सीलेंस सेंटर। कहां पर? नई दिल्ली में किया गया है, इंडियन एयरफोर्स द्वारा। भारत में चीफ मार्शल कौन है? एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल हमारे जो हैं वो हैं विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी जो है हमारे एयर चीफ मार्शल है, ये याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और हमारे नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरिकुमार। और आर्मी चीफ कौन है? मनोज पांडे। तो ये बात याद रखिएगा, नई दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉफी बोर्ड ने जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा कि कॉफी बोर्ड ने जो है इसरो के साथ जो है सहयोग के साथ जलवायु प्रतिरोधी कॉफी की किस्म विकसित करेगा। इसके लिए इसरो के साथ इन्होंने क्या कर लिया? सहयोग कर लिया है इसरो का, कॉफी बोर्ड का। तो ये ध्यान रखिएगा, नए नए किस्में विकसित की जाएंगी कॉफी की। अगर हम बात करें केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र की, कॉफी अनुसंधान केंद्र की, केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहां है? यह है चिकमंगलुरु, चिकमंगलुरु। और ये कहां है? कर्नाटक में, चिकमंगलुरु कर्नाटक। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र चिकमंगलुरु में है, कर्नाटक में है। तो ध्यान रखिएगा इसरो। और हम बात करें कॉफी बोर्ड का, कॉफी बोर्ड है ना, कॉफी बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। तो अगर हम कॉफी बोर्ड की बात करें तो कॉफी बोर्ड की स्थापना है ना, तो भारत में जो है कॉफी बोर्ड की स्थापना 1942 में एक संसद के अधिनियम द्वारा हुई। 1942 में स्थापित हुआ था कॉफी बोर्ड। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, प्रधान कार्यालय बेंगलुरु में है ना, हेड ऑफिस बेंगलुरु, हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। इसरो के बारे में बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसको 1969 में 15 अगस्त 1969 को इसको स्थापित किया गया था। एस सोमनाथ इसरो के क्या हैं? इस समय निदेशक हैं, आप ले याद रखिएगा, प्रमुख हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस राज्य की जाह्नवी डांगेती एएटीसी की सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनी है जाह्नवी डांगेती। और यह है आंध्र प्रदेश राज्य से, आंध्र प्रदेश राज्य से है जाह्नवी डांगेती सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री, है ना। छह यात्रियों को चुना गया था जिसमें जाह्नवी डांगेती भी हैं। और ये मात्र 19 वर्ष की हैं, 19 वर्ष की हैं और सबसे कम उम्र की एनालॉग अंतरिक्ष यात्री हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, जाह्नवी डांगेती के बारे में ध्यान रखिएगा। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए, लिखिए और इसके साथ जो इसके फैक्ट बताए जा रहे हैं वो जरूर लिखिए, पढ़िए, बेहद महत्वपूर्ण आपके परीक्षा के लिए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।